रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डायोड की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि डायोड की हेल्प से हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ एसी इंटू डीसी। ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्ट करंट में जो कन्वर्शन है, इस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। और एक पीएन जंक्शन डायोड जो है, पीएन जंक्शन डायोड is used as a rectifier because it is a unidirectional device. It is a unidirectional device, मतलब एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है। पीएन जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर क्यों यूज होता है? बिकॉज इट इज ए यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, मींस इट कंडक्ट्स ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, रेक्टिफायर क्या हो गया? देखो, अगर मैं ब्लॉक डायग्राम बनाऊं, ये रेक्टिफायर है, यहां से हम अप्लाई करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट और यहां से हमें मिलेगी डायरेक्ट करंट। ये एसी का डीसी में कन्वर्शन है, जिस प्रोसेस को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। अगर हम इनपुट में एसी अप्लाई करेंगे, ये होती है ऑल्टरनेटिंग करंट जो टाइम के साथ वेरी करती है, और ये होती है डायरेक्ट करंट स्ट्रेट। ठीक है, ये वेरिंग करंट है और ये स्टेडी करंट है। आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बताया था, दो तरह की करंट्स होती हैं, एक जो टाइम के साथ वेरी करती है, उसकी एग्जांपल है एसी, और एक जो वैल्यू सेम रहती है जिसकी विद टाइम, दैट इज कॉल्ड एज डीसी। तो डायोड एक ऐसा डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। थोड़ी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सर्किट बनाना पड़ेगा, क्योंकि डायोड ऐसा इसलिए करता है क्योंकि डायोड में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है, एंड दैट इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। रिवर्स बाइस में करंट फ्लो नहीं करती। और हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, दैट इज यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। डायोड इज used as a rectifier in two ways. डायोड को एज ए रेक्टिफायर यूज करते हैं, दो तरीके हैं एज ए रेक्टिफायर यूज करने के। एक को बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरे को बोलते हैं बेटा फुल वेव रेक्टिफायर। डायोड एज ए रेक्टिफायर यूज होता है इन टू वेज, वन इज हाफ वेव रेक्टिफायर, द अदर इज फुल वेव रेक्टिफायर। पहले हम बात करेंगे आज हाफ वेव रेक्टिफायर की। हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा सर्किट होता है जो हमें आउटपुट में सिर्फ आधी वेव्स मिलती हैं जिसके आउटपुट में। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कि ये नाम ऐसा है क्यों। पहले देखो इसमें होता क्या है। एक हाफ वेव रेक्टिफायर में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक पीएन जंक्शन डायोड होता है, और हाफ वेव रेक्टिफायर में एक लोड रेजिस्टेंस होता है। ये हमारा जो सिंपल हाफ वेव रेक्टिफायर है,
उसमें ये सर्किट रिक्वायरमेंट्स हैं। ये है बेटा सर्किट अरेंजमेंट। आर एल हो गया लोड रेजिस्टेंस, डी हो गया डायोड, और यहां से हम, ये ट्रांसफार्मर है, एसी में पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर भी। यहां से हम एसी मेन्स अप्लाई करते हैं। ये दो टर्मिनल्स हैं इनके, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी में हम एसी मेन्स लगाएंगे, सेकेंडरी से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी एसी ही होगा। ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट में एसी ही होता है, अल्टरनेटिंग करंट ही होती है। मान लो किसी पर्टिकुलर टाइम पे यहाँ हमारे पास ऐसी साइकिल है, ऐसा होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। जब टर्मिनल ए पॉजिटिव है, व्हेन, वर्किंग देखो इसकी, व्हेन टर्मिनल ए इज पॉजिटिव, the diode will be forward biased. क्योंकि डायोड का जो P है, यहाँ देखिए ये डायोड में P होता है, ये N, P जो है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ जाएगा। जब P पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, डायोड ऑन हो गया। When terminal A is positive, the diode will be forward biased. So the positive half cycle reaches the output. जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो यहाँ आ जाती है, क्योंकि पॉजिटिव के टाइम में क्या होगा, डायोड ऑन हो गया, कंडक्ट करने लगी, करंट फ्लो करने लगी, ये ऑन। जैसे ही नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड फिर ऑफ हो जाएगा, और जब डायोड ऑफ हो जाएगा कंडक्ट नहीं करेगा। व्हेन टर्मिनल ए इज नेगेटिव, the diode will be reverse biased. और डायोड जब रिवर्स बाइस हो जाएगा, सो इट इज ऑफ। आपको पता है जब डायोड रिवर्स बाइस होता है तो रिवर्स बाइस मतलब ऑफ। डायोड ऑफ हो गया तो नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम में डायोड ऐसा हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया, पता है ना। जब डायोड डिस्कनेक्ट हो गया तो नेगेटिव आउटपुट में नहीं पहुंचेगा। मतलब नेगेटिव के टाइम में क्या होता है, ये डायोड ऑफ हो जाता है, और पॉजिटिव के टाइम में डायोड ऑन हो जाता है। The diode will be reverse biased, and so it is off. The negative half cycle does not reach the output. नेगेटिव हाफ साइकिल जो है वो आउटपुट में नहीं पहुंचेगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल के टाइम में डायोड ऑन हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल के टाइम में डायोड ऑफ हो गया। फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ऑन हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ हो जाएगा, फिर पॉजिटिव में ऑन, नेगेटिव में ऑफ। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटली डायोड जो है वो ऑन ऑफ होता जा रहा है। तो हमारा जो आउटपुट होगा, देखो ये होगा आउटपुट। पॉजिटिव के टाइम में डायोड ऑफ ऑन हो गया,
नेगेटिव के टाइम में डायोड ऑफ हो गया, फिर पॉजिटिव के टाइम में डायोड ऑफ हो गया, ऑन हो गया, फिर नेगेटिव के टाइम में ये ऑन हो गया, ऑफ, ऑफ मतलब कोई करंट नहीं, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ, और ये प्रोसेस चलता जाएगा ऐसे। हमारा जो आउटपुट है यहाँ पर, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी बेटा, उसमें सिर्फ आधी आधी साइकिल्स ही होंगी। सिंस उसमें सिर्फ आधी आधी साइकिल्स होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में आधी आधी साइकिल्स होती हैं, क्योंकि एक हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बाइस, दूसरी में रिवर्स बाइस, फिर फॉरवर्ड रिवर्स, तो आउटपुट में क्या है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल्स ही रहेंगी। दूसरा है बेटा, फिर हम दोनों का कंपैरेटिव देखेंगे क्या है। दूसरा है फुल वेव रेक्टिफायर। बेटा फुल वेव रेक्टिफायर वो है विच रेक्टिफाइज द कंप्लीट साइकिल ऑफ द इनपुट। पूरी साइकिल को रेक्टिफायर करता है, कंप्लीट साइकिल को रेक्टिफाई करता है, उसे हम फुल वेव रेक्टिफायर कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक होता है बेटा सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, मैं बताता हूँ ये कौन सा है। इसमें होता है, दो डायोड्स होते हैं, टू पीएन जंक्शन डायोड्स, और इसमें होते हैं एक लोड रेजिस्टेंस होता है। ये ट्रांसफार्मर, जिसके प्राइमरी में ज्यादा टर्म्स होती हैं, सेकेंडरी में कम होती हैं, उसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ये स्टेप डाउन है जो वोल्टेज को कम कर देता है। डायग्राम देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ दो डायोड्स लगे होंगे, और यहाँ है हमारे पास एक लोड रेजिस्टेंस। यहाँ से हम एसी मेंस दे देंगे, और ये दो टर्मिनल्स हैं, एक ए बी, एक यहाँ सेंटर में सी है, और ये है लोड रेजिस्टेंस आर एल से रिप्रेजेंट करके, ये D1 और ये D2। ठीक है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है
जिसमें दो सेकेंडरीज हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है समझने वाली चीज। एक VS1 ए से लेके सी तक, और एक बी से लेके सी तक है, इसे बोलेंगे VS2, सेकेंडरी 1 सेकेंडरी 2। इन दोनों सेकेंडरीज के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो आउट ऑफ फेज होती है। आउट ऑफ फेज मतलब अगर यहाँ क्रेस्ट है तो यहाँ ट्रफ होगी, मतलब इट इज लाइक, वोल्टेज बनाता हूं। अगर ये VS1 है तो VS2 उसका रिवर्स होगा। आउट ऑफ फेज का मतलब देखो क्या है, जब D1 को पॉजिटिव मिल रहा होगा, ये D1 को मिल रहा है, तब D2 को नेगेटिव मिल रहा होगा। जब D1 को नेगेटिव मिलेगा, D2 को पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, ये जो सेकेंडरी है एक नहीं है, बेसिकली दो हैं। ड्यू टू द सेंटर टैप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, the voltages across D1 and D2 are out of phase. Across D1 D2 जो voltages हैं, these voltages are out of phase, means if one is positive the other will be negative. Out of phase मतलब उनके बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, एक रेस्ट है तो दूसरी ट्रफ है। इसका मतलब ये हुआ, फर्स्ट केस देखो, जब D1 या VS1 इज पॉजिटिव, VS1 अगर पॉजिटिव होगी then VS2 will be negative. When VS1 is positive, then VS2 will be negative. Therefore, D1 is forward biased and D2 is reverse biased. D1 forward और D2 reverse biased हो जाएगा। D1 forward और D2 reverse biased हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, सर्किट देखो कैसा बन जाएगा। ये सेकेंडरी था हमारा, जो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा वो कनेक्ट हो गया से, और जो रिवर्स बाइस होगा वो डिस्कनेक्ट रहेगा।
ठीक है, यहाँ पॉजिटिव था आपके पास, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसलिए तो ये वाला डायोड ऑफ हुआ। इंडक्शन बोलते हैं बेटा इसको। यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन जब यहाँ नेगेटिव आएगा तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ये वाला डायोड जब D1 फॉरवर्ड बाइस होगा तो बेटा ये करंट की डायरेक्शन। एंड सेकेंड केस में व्हेन VS2 इज नेगेटिव, क्योंकि ऑल्टरनेटली चेंज हो रहा है। यहां देखो करंट फ्लो कर रही है लोड रेजिस्टेंस में से, ड्यूरिंग पॉजिटिव VS1 current flows in the load resistance through RL. सेकेंड केस देखिए, जब VS2 नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सॉरी, VS2 पॉजिटिव एंड VS1 नेगेटिव, तो तब सिचुएशन ऐसी होगी, जो डायोड पॉजिटिव के साथ जुड़ गया D2 वो फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, D1 विल बी रिवर्स बाइस्ड। तो अब करंट फ्लो करेगी D2 में से, इस RL में से करंट अभी भी फ्लो कर रही है, करंट फ्लोज इन द लोड रेजिस्टेंस थ्रू D2 में से करंट फ्लो कर रही है। पहले D1 के थ्रू करंट फ्लो कर रही थी, अभी D2 के थ्रू करंट फ्लो कर रही है। लेकिन दोनों डायग्राम, आप ये दोनों डायग्राम चाहे एग्जाम में नहीं भी बनाओ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हुआ तब भी करंट ऐसे फ्लो कर रही है, और जब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बाइस हुआ तब भी करंट ऐसे ही फ्लो कर रही है। फॉर बोथ हाफ साइकिल्स देयरफॉर करंट की डायरेक्शन देखो, फॉर both half cycles of the input, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल एक नेगेटिव हाफ साइकिल, द करंट थ्रू लोड फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन। इस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करेगी उस करंट की सेम डायरेक्शन होगी। फॉर बोथ हाफ साइकिल्स ऑफ द इनपुट, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो करती है उस करंट की सेम डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब जो आउटपुट है, जो हमारा इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट होगी उसकी सेम डायरेक्शन होगी। देयरफॉर ये मेन कंक्लूजन है, द आउटपुट इज यूनिडायरेक्शनल। क्योंकि चाहे D1 फॉरवर्ड बाइस हो चाहे D2 फॉरवर्ड बाइस हो, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो सेम डायरेक्शन में है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में देखिए, अगर ये इनपुट है, मान लो जो इनपुट मिल रहा है
D1 D2 को। इनपुट हमारा AC है, आउटपुट जो होगा देखो, ये मिला D1 को, VS1 है ये। जब ये VS1 ऐसा है तो VS2 उल्टा होगा, तो D1 में से करंट फ्लो करी, लेकिन जब ये VS1 है तब D2 में से करंट फ्लो करेगी, लेकिन करंट की सेम डायरेक्शन होती है। अपोजिट साइड में आने का मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। ठीक है, पहले करंट ऐसे और फिर बाद में ऐसे, इसका मतलब पहले करंट इधर जा रही थी, बाद में ऐसे आ रही है। लेकिन जो हमारा लोड रेजिस्टेंस है, उस लोड रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो सेम डायरेक्शन है। तो ये अगर हमारा इनपुट है तो ये यूनिडायरेक्शनल आउटपुट है। एक बार D1 फॉरवर्ड बाइस हुआ, एक बार D2 फॉरवर्ड बाइस हो गया, फिर D1 फॉरवर्ड बाइस हुआ, फिर D2, फिर D1, फिर D2, फिर D1। बेटा यहाँ देखो, यहाँ ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बनेगी एक साइकिल, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके बनेगी 2 साइकिल, 3 साइकिल, ये 3.5 साइकिल है। लेकिन यहाँ यही एक साइकिल है, क्योंकि जो रिपीट होता है बेटा उसको बोलता है साइकिल। तो यहाँ तो यही रिपीटेशन है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ जो साइकिल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के बना, लेकिन यहाँ की साइकिल सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन है। तो इसलिए यहाँ अगर 3.5 है तो यहाँ 7। सो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट सिग्नल is 50 hertz, then the frequency of output will be 100 hertz। क्योंकि यहाँ की एक साइकिल के टाइम में यहाँ 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाती है। तो अगर इसकी 50 होगी तो इसकी पर सेकेंड 100 साइकिल्स हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आउटपुट आया, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये यूनिडायरेक्शनल तो है, बट ये डीसी नहीं है, क्योंकि डीसी तो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, डीसी तो ये होता है, बट एटलीस्ट ये यूनिडायरेक्शनल है। ये क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन थी, ये एक ही डायरेक्शन में है। तो इसे हम थोड़ा मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ फिल्टर सर्किट्स। ठीक है, ये लास्ट लाइन लिखो, लिखो द आउटपुट ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर contains the output of a full wave rectifier contains some AC component also, some AC component also. This AC component is called as, this AC component is called as ripple। इस AC component को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिपल। ठीक है, फिर नेक्स्ट लिखिए, when the output of a rectifier, when the output of a rectifier
when the output of a rectifier is given to a filter circuit, then pure DC can be obtained. When the output of a full wave rectifier is given to a filter circuit, then pure DC can be obtained. प्योर डीसी मिल जाएगा अगर हम किसी फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को फिल्टर कर देंगे तो। कैपेसिटर और इंडक्टर लगे होते हैं किसी फिल्टर सर्किट में। दो मल्टीपल चॉइस के लिए दो चीजें याद रखो। एक होता है बेटा एफिशिएंसी, किसी भी रेक्टिफायर की एफिशिएंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं ईटा। एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। आउटपुट पावर टू इनपुट पावर रेशियो होती है। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए ये जो एफिशिएंसी है ये 40.6% होती है, आपने डायरेक्ट याद रखना है। एंड फुल वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी इससे डबल होती है, 81.2%। एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6% एंड फुल वेव की 81.2%। इन द सिमिलर वे रिपल फैक्टर, किसी भी रेक्टिफायर का जो आउटपुट है उसमें अनडिजायर्ड एसी कंपोनेंट को रिपल बोलते हैं। रिपल फैक्टर कितना होता है हाफ वेव के लिए? ये आपको डायरेक्ट वैल्यूज याद रखनी है। फॉर हाफ वेव रिपल फैक्टर इज 1.2 एंड फॉर फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फैक्टर इज 0.48। तो ये है बेटा रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्या हुआ? एसी का डीसी में कन्वर्शन। ठीक है, एक डायोड को हम यूज कर सकते हैं एज ए रेक्टिफायर। एक है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस द वर्किंग ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव। फुल वेव की आती है जनरली, फुल वेव रेक्टिफायर। ये आपको कभी मल्टीपल चॉइस में दिख जाएगा कि हाफ वेव की एफिशिएंसी कितनी होती है, 40.6%। देखो 40% तो पहले ही लॉस हो गया, आधी साइकिल तो दिखी नहीं। बाकी जो ऑलमोस्ट 10% है वो हीट की फॉर्म में लॉस होता है, इसलिए सिर्फ 40% ही आउटपुट मिलता है। और इसमें पूरी मिल रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट 20% लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि इसमें हमें पूरी साइकिल मिलती है और एक ही डायरेक्शन में। रिपल फैक्टर हाफ वेव रेक्टिफायर में ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादा उसमें पल्सेशन है। आधी साइकिल में तो कुछ मिला ही नहीं, और यहाँ मिला तो पूरी साइकिल में, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू नहीं मिली, हमें वेरिएशन दिख रहा है। तो फिल्टर करके हम उसको प्योर डीसी में कन्वर्ट करते हैं, इसमें रिपल फैक्टर कम होता है। मतलब एक फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू द आउटपुट ऑफ ए हाफ वेव रेक्टिफायर। ठीक है, और बेसिक जो सर्किट है रेक्टिफायर का वो फुल वेव ही है, उसी को मॉडिफाई करके हम प्योर डीसी ऑब्टेन करेंगे। हाफ वेव रेक्टिफायर तो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये पहला स्टेप होता है टुवर्ड्स रेक्टिफिकेशन, जिससे पता चलता है कि इसमें क्या डिफिकल्टी है। उसको मॉडिफाई करके दो डायोड लगा के एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के फुल वेव रेक्टिफायर बनाया जाता है। ठीक है।